हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों को सी टेट जनवरी 2024 की परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करवा रही हूं, जिसमें हम लोग हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा गद्यांश से, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो पहला है हमारा निर्मल विचार, सेकंड है शांति, थर्ड है प्रेम और फोर्थ है शिक्षा। तो अभी हमने पैसेज में पढ़ा कि सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम, सम्मान, ये क्या है, हमारी आंतरिक स्वच्छता को दर्शाते हैं, जिसमें कि शिक्षा हमारा नहीं आया है। तो शिक्षा क्या हो जाएगी, हमारी नहीं होगी। शिक्षा हमारी क्या है, एक बाह्य स्वच्छता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बुनियादी आवश्यकता है। बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। तो क्या हो जाएगा, हमारा बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। ये पैसेज में अभी ये दिया हुआ है, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। इस वाक्य का आशय है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है। भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है, क्योंकि जो भीतरी स्वच्छता है पर बाहरी स्वच्छता क्या है, हमारी आधारित है। अगर हमारा मन अंदर से ही नहीं शुद्ध होगा तो हम बाहर से किस तरीके से शुद्ध होंगे। तो पैसेज में इसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है विधानिक, सेकंड है विधानिक, थर्ड है वैधानिक, फोर्थ है वैधानिक। तो विधान में जब एक प्रत्यय लगता है तो क्या होता है, हमारा वैधानिक। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब भी हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग बनाते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या है, हमेशा एक कंप्लीट वाक्य बनता है, जो कि एक कंप्लीट क्या देगा, सेंस देगा। विधानिक कोई हमारा वर्ड नहीं है, विधानिक सेकंड ऑप्शन में दिया वो भी कोई वर्ड नहीं है, जबकि वैधानिक क्या होता है, हमारा एक शब्द होता है। तो 94 का थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। अब आपको इसमें फ्रेंड्स विशेषण और विशेष से बताना है। पहला है बाह्य स्वच्छता, सेकंड है बुनियादी आवश्यकता, थर्ड है शिक्षा पर्यावरण, फोर्थ है जन्मजात गुण। जो शिक्षा पर्यावरण है इसमें हमारा क्या है, विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, क्योंकि क्या है, जो बाहरी विशेषण क्या है, इसमें बाह्य स्वच्छता क्या है, हमारी बाहरी स्वच्छता को दर्शा रही है। बुनियादी आवश्यकता मीन्स हम जमीनी स्तर से हमें किसी चीज की आवश्यकता है। तो शिक्षा पर्यावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द है, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि सारे ही ऑप्शन हमको एक जैसे लग रहे हैं, केवल क्या है, स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ। हमारा जो सम्मान है वो क्या है, समूह से हमारा भिन्न शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन में कोमल भाव जगाना, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो आंतरिक स्वच्छता हमारी क्या होती है,
मन के बुरे भावों को दूर करना। भी पैसेज में बताया गया कि जब हमारा मन ही नहीं निर्मल होगा, मन में हमारे बुरे विचार चल रहे हैं, तो फिर आंतरिक स्वच्छता का कोई मतलब नहीं है। तो मन के बुरे भावों को दूर करना। नेक्स्ट है हमारा बुनियादी में प्रत्यय है। फिर से इन्होंने प्रत्यय पूछा। प्रत्यय फ्रेंड्स हमेशा क्या है, शब्द के बाद में लगता है। दी, यादी, ई और ई। तो बुनियादी में बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो हमारा 99 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारों और भावों की पवित्रता। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला हमारा गद्यांश से पैसेज आया था, ये हमारा पद्यांश से पैसेज है। हमारा है, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। ये किसके लिए, अंग्रेजों के लिए बोला गया है। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, कविता में किस छल की बात की गई है। कविता में किस छल की बात की गई है, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, व्यापारी बन मिलावट करने के, व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के, व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने के। तो अभी हमें बताया गया कि व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया। तो छल का मीन्स क्या हो जाएगा, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। अब नीति में फिर प्रत्यय पूछा। प्रत्यय से अभी तक फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस प्रत्यय से आ चुके। नीति में पहला ऑप्शन है ता, सेकंड है बड़ी ई, थर्ड है इक और फोर्थ है ई है। तो नीति में हमारा क्या प्रत्यय हो जाएगा, नीति में हमारा हो जाएगा ई प्रत्यय। इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वा प्लस भिमान, स्वा प्लस भिमान, स्वा प्लस अभिमान, स्वा प्लस अभिमान। तो पहला दूसरा तो देखने से ही गलत लग रहा है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। स्वा प्लस अभिमान होगा या फोर्थ में स्वा प्लस अभिमान होगा। तो जो स्वाभिमान का संधि विच्छेद होगा, स्वा तो अलग टूट जाएगा, जो आ का डंडा है तो छोटे आ में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वा प्लस अभिमान। फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है। वीर शहीदों के बलिदान से, कीमत बड़ी चुकाई थी, गौरव पाया अपने अभिमान से, लंबी चली लड़ाई थी। तो अभी मैंने बच्चों आप लोगों को बताया, इसमें पैसेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या था, लंबी चली लड़ाई थी। इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लंबा समय का मीन्स है कि जो हमारा युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, वो बहुत लंबे समय के लिए हुआ था। नेक्स्ट है, देश की स्वतंत्रता के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, बहुत सारा धन दिया गया। तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की क्या बहुत सारे लोगों ने आहुति दे दी थी। तो फोर्थ नंबर इसका राइट हो जाए, सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा, सॉरी, अपने जीवन की आहुति दी है, सेकंड ऑप्शन में है हमारा। नेक्स्ट है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है। वीरों की कूटनीति को, वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को। तो आजादी मिलने का श्रेय अभी पोयम में बताया गया कि वीरों के बलिदान को दिया गया है।
तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अलापना किसके तरीके हैं? शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अलापना किसके तरीके हैं? ये हमारा अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय को पकड़ने के तरीके हैं। नेक्स्ट हमारा 107 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालयों के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? प्राथमिक स्तर पर किसके लिए सही नहीं है? पुस्तकालय के प्रयोग के लिए। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। सेकंड है, पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड है, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सोशल पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सोशल पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 108, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। जब हमें भाषा का क्या अवबोध होगा, जानकारी होगी, तभी हम लोग क्या है अपनी साक्षरता या भाषा में निपुण हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 109, कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने। तो क्या हो जाएगा? शब्दावली को सही नहीं है। तो क्या एनसीएफ 2005 में याद करने को, लर्निंग को बहुत हटा दिया गया है, सही नहीं माना गया है, बच्चों को सिखाने पर जोर दिया गया है। तो संप्रेषण प्रस्तुत करना हमारा सही होगा, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना ये भी सही होगा, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना ये भी राइट है। जबकि फोर्थ नंबर में क्या है? नियम को याद करवाया जा रहा है, कंठस्थ कराया जा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? पहला ऑप्शन है हमारा समृद्ध भाषा पद्धति, सेकंड है व्याकरण अनुवाद, थर्ड है स्थिति परक उपागम, फोर्थ है ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? साक्षरता शिक्षण अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर कौन बल देता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश। जब बच्चा प्राइमरी स्तर पर होता है तो उसको पहाड़े, पोयम, गीत क्या है? ध्वनि के माध्यम से मीन्स बोल बोल कर सिखाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? यह गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? गतिविधि का हमें प्रकार बताना है कि जो ये गतिविधि का प्रकार है ये किस लिए है। पहला ऑप्शन है मौखिक प्रवाह अभ्यास, सेकंड है नियंत्रित मौखिक अभ्यास, थर्ड है स्वच्छंद बोलना और फोर्थ है हमारा निष्क्रिय श्रवण। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन 111 का मौखिक प्रवाह अभ्यास। अब जब वो बोलेगा क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम खा सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, तो इसमें क्या होगा? उसका मौखिक प्रवाह अभ्यास ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112,
कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने-माने हैं? बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? तो अगर कक्षा में पठन का कोना सृजन हम करना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा? पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए क्या है? उपयुक्त हैं। तो 112 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला है प्राकृतिक उपागम, सेकंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट, फोर्थ है श्रव्य भाषिक विधि। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 113 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट है हमारा 114, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो क्या हो जाएगा हमारा? नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब तक कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या फिर बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर बल देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बुनियादी चरण की अवस्था में क्या होगा? वे सभी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। मीन्स क्या है? जब तक बच्चा खुद सक्रिय नहीं होगा या वो एक्टिव नहीं होगा, तब तक क्या है, हमारी अध्यापन की प्रक्रिया या जो अधिगम है सीखना, वो संभव नहीं है। इस कारण इसका सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग या सहपाठी मूल्यांकन। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा राइट? मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से जांचती हूँ। तो वो क्या है? दोबारा मतलब वो फिर से अपना काम रीचेक कर रही है, तो पुनः प्रारूपण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? पहला है प्राकृतिक उपागम, सेकंड है संप्रेषणात्मक उपागम, थर्ड है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्टरेट, फोर्थ है श्रव्य भाषिक विधि। तो निगेटिव पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? श्रव्य भाषिक विधि, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 118, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटा रही है। निम्नलिखित में कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? इसमें भी हमें क्या है, जो इसका निगेटिव ऑप्शन है वो बताना है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे।
थर्ड है चयनित सामग्री अधिमान्यता स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सके। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदुरी हो। तो 118 का हमारा थर्ड ऑप्शन पढ़ने में सही लगा। चयनित सामग्री अधिमान्यता स्थायी रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जो आसानी से क्या हो, बदली जा सके। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ से आ गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाली समावेशी, स्वागती और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। सेकंड है मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। थर्ड है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। फोर्थ है रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की क्या है, सजावट करके। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा 119 का, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या होता है, कलर वाली पिक्चर्स पसंद होती हैं। तो हम लोगों ने देखा होगा प्राइमरी विद्यालय में कभी मोर का चित्र, कभी शेर का चित्र, इस तरीके से ABCD या फिर एक पेंसिल को बनाकर उसमें कार्टून बना दिए गए। इस तरीके से हम लोग करते हैं ताकि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो रंगीन परिवेश के लिए आकर्षित होगा तो उसका क्या होगा, क्लास में बैठने का मन करेगा। नेक्स्ट है हमारा 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। पाठ्यचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत। तो इसका हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है, मीन्स तकनीकी सिद्धांत इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारे हिंदी के सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हिंदी के खत्म हुए। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय बच्चों।